सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है आगे परक्यूजिट्स के में। परक्यूजिट्स में हम लोगों ने कई पॉइंट्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। हम लोगों ने पहला तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी में हम लोग क्या क्या स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट वी हैव डन। द सेकेंड पॉइंट टैक्सेबल अलाउंसेस, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट पढ़ रहे हैं, जो कि कैसे मिलती है, इन काइंड्स मिलती है। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग ने रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको स्टडी कर लिया है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, अच्छा सेल वाला बात नहीं है अभी, इसमें और आ गई है मेडिकल फैसिलिटी। किसको पढ़ लिया था हम लोग ने कि मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अगर कंपनी देती है, आइदर हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो उसकी परक्यूजिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, आपकी सैलरी में कैसे ऐड होगी, आइदर इन इंडिया या फिर कह लो क्या, अगर वो हो रहा है वो कहाँ पे, मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी आपको मिल रही हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो कैसे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग ने स्टडी कर लिया था। फिर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन की फैसिलिटी दे रहा है तो उसकी परक्यूजिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बस एक पॉइंट का ध्यान रखना था कि जब भी आपको 20,000 रुपए तक का लोन मिलता है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, या फिर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए अगर आपको लोन दिया जा रहा है, स्पेसिफाइड डिजीज के इलाज के लिए आपको अगर लोन दिया जा रहा है तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, चाहे वो सेल्फ को हो, स्पाउस को, या फैमिली मेंबर में किसी को। दिस वन इज 20,000 तक एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने लोन लिया है तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अदर केसेस में क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा। बस ध्यान रखना परक्यूजिट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। हम एसबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड, और फिर देखते हैं कि आपकी कंपनी ने आपसे कितना चार्ज किया। अगर उससे कम चार्ज किया तो आपकी परक्यूजिट, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, आपको कंपनी ने 10% पे दे दिया लोन, तो 4% आपके लिए परक्यूजिट है, वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। इंटरेस्ट रेट पूरे साल में, साल के दौरान ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब होता है, 1 अप्रैल की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। नेक्स्ट, ये कैलकुलेट करना भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था एग्जाम्पल। फिर था क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमने देखा था, अगर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है, किस पर्पज से, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है सर, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा, लेकिन अगर अदर पर्पज भी है तो आपकी सैलरी में ऐड होगा। फिर था फ्री क्लब फैसिलिटी, क्लब मेंबरशिप टू द एम्प्लॉय। अगर कंपनी ने आपको क्लब मेंबरशिप की फैसिलिटी दिया हुआ है, अगर ये पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन अदर पर्पज है तब टैक्सेबल होगा उस केस में भी। तो ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। फिर फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स होता क्या है, आर द एक्स्ट्रा एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन एडिशन टू द सैलरी, are considered important terms of the employee satisfaction, motivation and long term goodwill of the organization on the market। सही है ना। तो इसमें हम लोग ने स्टडी यही किया था कि अगर कंपनी क्या करती है, आपको इस तरह की फैसिलिटी देती है, कौन कौन सी, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब इसमें ये पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, कंपनी क्या करता है, आपको कुछ शेयर्स भी दे देता है कंपनी के। अब शेयर्स देने से क्या होता है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको शेयर, अगर है आपके पास शेयर है, यानी आप भी उस कंपनी के एज अ ओनर हो, तो आप किस तरह से समझो, एम्प्लॉय की तरह मत थॉट लाओ, किसकी तरह सोचो कि हमारी कंपनी है, हमारा इसमें शेयर है, हमें भी उस प्रॉफिट में हमें भी हिस्सा मिलना है। समझ रहे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेट इक्विटी, क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी के रूप में क्या करती है, कई बार कंपनी आपको ये देती है और कुछ शेयर दे देती है, शेयर में कुछ हिस्सेदारी, सपोज सबको हमने 10-10 शेयर सबको अलॉट कर दिया। स्वेट इक्विटी, स्वेट क्या मतलब होता है, आप हमारी कंपनी के लिए पसीना बहाते हो, स्वेट मतलब पसीना होता है। तो यानी स्वेट इक्विटी के तौर पे हम अपने एम्प्लॉयज में ये शेयर बांट रहे हैं, ये पब्लिक में हम शेयर इशू नहीं कर रहे, ये शेयर हम किस में बांट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को। आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है, क्या हो सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर हो सकता है कुछ चार्जेस हम ले।
नॉमिनल। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर आपको हमने 20 रुपए में दे दिया, तब भी तो आपको 80 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तुरंत मार्केट में बेचोगे, तुरंत आपको 80 रुपए का फायदा होगा। नहीं समझे? दिस इज द पॉइंट। तो स्वेट इक्विटी है। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन भी आपने पढ़ ही लिया अभी पीछे। हायर एजुकेशन असिस्टेंस देते हैं, कार कैब फैसिलिटी एंड एक्सेस टू हेल्थ क्लब्स, है ना। तो हेल्थ क्लब में अगर आपको एक्सेस दे रहा है, उसका कह दिया भाई देखो भाई आप जॉब कर रहे हो तो आपका फिट होना भी जरूरी है, ऐसा करो हेल्थ क्लब में मैं मेंबरशिप करा दे रहा हूं, कंपनी विल पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस जाओ थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, फिट रहा करो। बात समझे? ताकि डेली कंपनी में मतलब डेली अटेंडेंस तुम्हारी रहे। क्लियर? तो उसका पैसा कौन दे रहा है? कंपनी। क्लब मेंबरशिप की फीस सारा का सारा कौन दे रहा है? हर महीना पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। वो क्या एक तरह की परक्यूजिटी तो हुई। आपकी सैलरी में ऐड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि आपका खर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी। आप ही के ऊपर खर्चा हो रहा है। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ मूवेबल एसेट बाय द एम्प्लॉय। कई बार कंपनी कुछ मूवेबल एसेट आपको देती है यूज करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस वाले देखते होगे, तो ट्रैफिक पुलिस वाले एक कैमरा यहां पे लगा के रखते हैं पॉकेट के पास, तो वो क्या वो खुद खरीद के लाते हैं? नहीं, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। सही है कि नहीं सही है? तो कुछ डिवाइसेस जो आपको दिए जा रहे हैं, मोबाइल एसेट दिया जा रहा है यूज करने के लिए। और कई बार कंपनीज में काम करोगे, तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे एज एन अकाउंटेंट हो, तो कंपनी ने तुमको अपना लैपटॉप दे रखा है, तो कंपनी ने अपनी तरफ से क्या दिया? एक लैपटॉप तुमको यूज करने के लिए दिया है, प्लस मोबाइल भी दिया है यूज करने के लिए। बात समझे? तो यूज करने के लिए दिया है सर, ये नहीं ले गए घर और वहां बेच दिया। वो भैया यूज करने के लिए दिया है, तो यूज ऑफ मोबाइल एसेट है, तो क्या हमारी सैलरी में कुछ ऐड होगा? तो अगेन वही पॉइंट, वही कंसेप्ट है जो कल भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे। अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है, क्या है, तो हमारी सैलरी में कुछ ऐड होगा? कुछ नहीं ऐड होगा। ऑफिशियल यूज है सर, मेरा उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट, अगर मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट होगा तब हमारे लिए वो परक्यूजिट हुई, तब उसकी वैल्यू को सैलरी में मेरे ऐड करना, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये मेरी परक्यूजिट है ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे यूज ऑफ मूवेबल एसेट क्या है, या देखिए, तो यह बहुत सिंपल से समझाया है। दिस मीन्स दैट एसेट इज ओन्ड बाय द कंपनी। एसेट का ओनर कौन है? वो जो आपको यूज करने के लिए दिया गया एसेट, उसका ओनर कौन है? कंपनी है। एंड बीइंग यूज्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज करने के लिए दिया जा रहा है ना। जिस दिन कंपनी छोड़ना, वो एसेट वापस रख के जाना, घर मत लेते जाना यार। इन्हें कंपनी छोड़े तो लैपटॉप भी लेके गए भैया, वो वापस क्या करो? सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर। चलिए, इफ अ कंपनी प्रोवाइड मूवेबल एसेट फॉर फ्री ऑफ यूज टू द एम्प्लॉय, देन अगर कंपनी उस एसेट का रेंट पे लेके तुमको दी हुई है और तुमको यूज करने के लिए दे दिए, तब तो उसका रेंट की वैल्यू तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। सपोज हर महीना उस मशीन का या जो भी तुमको दिया है, सपोज रेफ्रिजरेटर दिया है यूज करने के लिए, और उस रेफ्रिजरेटर का हर महीना रेंट देती है कंपनी है 1000 रुपए, तो इस साल का 12,000 रुपए हुआ, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। या तुम्हारे घर में एसी लगवा दी, वहां बहुत दिक्कत है, एसी लगवा दिया, एसी का हर महीना रेंट कंपनी देती है 2000 रुपए, तो 24,000 रुपए साल का तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है। समझ रहे? यूजेबल मूवेबल एसेट है, ठीक है। और क्या है? अगर कंपनी ने रेंट पे नहीं लिया है बल्कि खरीद के लगा दिया है, तब तो समझ ही रहो सर, हम तो यूज ही कर रहे हैं ना सर, हम तो 10% बस डेप्रिसिएशन। मान लो एसी लगा, एसी खरीद के लगा दिया कंपनी ने, एसी का दाम कितना? 50,000, 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि एसी ऑफिस में नहीं लगा, तुम्हारे घर पे लगवाया है कंपनी ने, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, काम नहीं कर पाओगे गर्मी में, समझे? इसलिए नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गया टैक्सेबल परक्यूजिट। हाउएवर, अगर कंपनी ने लैपटॉप कंप्यूटर्स दिया हुआ है, देन इट इज एग्जाम एकदम क्लियर है। अगर कंपनी ने तुमको लैपटॉप दिया हुआ यूज करने के लिए, कंपनी का लैपटॉप ले जाओ, है ना, इसको अपने साथ रखा करो, तो ये पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है। कहां पर्सनल यूज होगा? बर भाई आपको दिया है ना लैपटॉप, क्या करते हो उस पे? कंपनी का काम। सही है कि नहीं सही है? कभी कभी बैठ के मूवी भी देख लेते हैं सर, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने लैपटॉप इसीलिए दिया है ताकि रात के 10 बजे बोल दे जरा ये रिपोर्ट भेज दो, तो मेल खोलोगे और रिपोर्ट भेजोगे, लैपटॉप तुम्हारे पास है, तुम बहाना नहीं बना सकते सर कंप्यूटर ही नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो दिए है कि जब मन करे तब तुमसे रिपोर्ट मांग ले। सही है कि नहीं सही है? तो पूरी तरह से ऑफिशियल यूज होता है। ठीक, कई सारे कंप्यूटर कंपनी के लैपटॉप में तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है,
कि इधर उधर के सॉफ्टवेयर भी नहीं इंस्टॉल कर पाओगे उसमें, ठीक है, वो भी होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक, जो कंपनी देती है लैपटॉप। नो अब देखिए यहाँ पे ओनली मूवेबल एसेट्स आर कवर्ड इन दिस प्रोविजन, सिर्फ मूवेबल एसेट्स की बात हो रही है। कौन से एसेट्स की? मूवेबल एसेट्स। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हाउस, घर, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात जो कर रहे हो कि अगर घर दिया है तो घर का वैल्यूएशन तो अभी करना सीख चुके हो तुम, कि अगर कंपनी ने मकान दिया है रहने के लिए, उसका वैल्यूएशन हमने पीछे पढ़ा था आरएफए वाले में, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो यहाँ पे कवर कर लिया हम लोगों ने, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एकदम क्लियर एक समरी की तरह हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर कंपनी ने लैपटॉप दिया है, कंप्यूटर दिया है, तो नॉट टैक्सेबल, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। और अगर कोई और एसेट दिया है तो ऐसे में ध्यान रखना, देखना पड़ेगा कंपनी ओनर है उसका, कंपनी ने खरीद के दिया है कि कंपनी ने रेंट पे लेके दिया हुआ है। तो कंपनी ने खरीद के दिया है तो सिंपल सा क्या कर लेना, उसकी कॉस्ट का 10%, उसकी कॉस्ट का, यही तो आरएफए में भी पढ़े थे, फर्नीचर अगर दे दिया तो उसका 10% बस, और अगर रेंट पे है तो उसका जो भी रेंट कंपनी देगी वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है। लेकिन अगर कंपनी ने तुम्हें इस तरह का कोई डिवाइस दिया यूज करने के लिए तो तुम्हारी सैलरी में कुछ ऐड होना है? कुछ नहीं, नॉट अ परक्यूजिट, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या माना जाता है? ऑफिशियल यूज। क्या माना जाता है? वो पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। और अगर आपको इस तरह की कोई एसेट दी गई यूज करने के लिए और उसके एवज में तुम्हारी सैलरी से कुछ डिडक्ट कर लिया जा रहा है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई, तो माइनस कर लेना। जैसे तुम्हारे घर में एसी तो लगा दिया है, हर महीना कंपनी उसका रेंट देती है 2,000 रुपए, तो 24,000 रुपए तो कंपनी रेंट दे रही है, लेकिन ये जो एसी लगाया है तुम्हारी सैलरी से हर महीना 500 रुपए काटती भी है इसी बात के लिए, तो 6,000 तो काट ले रही है ना सर, 500 रुपए हर महीना, तो 6,000 काट लिया, 24,000 की परक्यूजिट 6,000 काट लिया, तो तुम्हारे लिए फायदा कितना का हुआ? 24,000 में 6,000 माइनस 18,000, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी, ये तुम्हारी परक्यूजिट की वैल्यू हुई। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग एसेट्स फॉर फ्री यूज एट द एम्प्लॉइज होम फॉर पर्सनल यूज। लैपटॉप दिया है सर 40,000 का, कंपनी ने खरीद के दिया हुआ है तुमको लैपटॉप, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर टेकन और रेंट, एक कंप्यूटर भी रख दिया तुम्हारे घर पे, है ना, उसका हर महीना रेंट देती है कंपनी, कितना? 2,000 रुपए। फर्नीचर भी लगाया हुआ है 1 लाख का, 1 लाख का फर्नीचर दे दिया। एसी लगा दिया है, उसका रेंट हर महीना देती है कंपनी 3,000 रुपए पर मंथ। अब बताइए परक्यूट की वैल्यू क्या है? तो परक्यूट की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर खरीद के दिया है ये आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है, ये क्या हो गया? एग्जैम्प्ट, सैलरी में नहीं ऐड होने वाला कंप्यूटर। सर ये भी क्या है? सर कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी हो, ऑफिशियल यूज है सर, मेरे पर्सनल यूज नहीं है। अगला बताइए सर, 1 लाख का फर्नीचर खरीद के लगाया है, तो आपकी सैलरी में कितना ऐड होने वाला है? 10,000। फिर एसी लगा के रखा है, हर महीना उसका रेंट देती है कंपनी, कितना? ये सैलरी में आपके ऐड होने वाला है परक्यूजिट्स, समझ गए? तो पर्क्स की वैल्यू निकल गई, तो जो कंपनी का कॉस्ट होगा वही आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अगर कंपनी ने खरीद के लगाया है तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन 10%, क्योंकि आप बस उसे यूज कर रहे हो। कहता है सपोज इन द अबव क्वेश्चन कंपनी आपकी सैलरी से कुछ काट रही है, लैपटॉप दिए इस बात के लिए हर महीना तुम्हारी सैलरी से 500 रुपए काट रही है, कंप्यूटर के लिए 600 रुपए तुम्हारी सैलरी से काट रही है, फर्नीचर के लिए 400 रुपए तुम्हारी सैलरी से काट रही है, और एसी के लिए 1,000 रुपए तुम्हारी सैलरी से काट रही है। अब बताओ परक्यूज की वैल्यू क्या होगी? तो पहला नंबर, लैपटॉप की तो वैसे भी परक्यूज एग्जाम्प्ट है, तो अगर काट रही है तो सर कुछ होने वाला है नहीं, कहां माइनस करोगे? वैसे एग्जाम्प्ट है, एग्जाम में से माइनस कर पाओगे नहीं, काट रही है तो काटने दो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। फर्नीचर के लिए कितना काटा हर महीना? तो 12 महीने में कितना काटा? 4,800। और तुम्हारी परक्यूट कितनी थी फर्नीचर की? 10,000। 10,000 में से माइनस कर लोगे कितना? क्योंकि 10,000 का परक्यूट तो दिया कंपनी ने, लेकिन मेरी सैलरी से 4,800 रुपए काट भी तो लिया, तो मेरी परक्यूट की वैल्यू कितनी बनी? 5,200 रुपीज। क्लियर है? ये बात समझ में आए कि नहीं आए? अगला,
1,000 रुपए एसी का काट रहा है, तो 12 महीने में कितना काट दिया होगा? 12,000। तो तुम्हारी पर यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? इन सबको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कंसेशनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? कंसेशनल मतलब जब सैलरी से कुछ कट रहा हो तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको कंसेशनल वैल्यू कहते हैं। उसने तुम्हें 36,000 की चीज 12,000 में दे दी, ऐसे समझ लो। तो ये पॉइंट हो गया सर, ये सॉल्यूशन किया इन्होंने, वही है सेम जो अभी हम लोगों ने लगाया। अभी तो हम यूज करने की बात क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। इस बार तुम्हें क्या कर रही है? ट्रांसफर। क्या चीज? मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, तुमको दे दिया, ले जाओ यूज करने के लिए। बात समझे ना? जैसे मैंने बोला था ना, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हो जाते हैं एक समय के बाद पुराने, तो कंप्यूटर को हटा के नया कंप्यूटर लाना होता है कंपनीज को। तो क्या करते हैं, पुराना कंप्यूटर क्या है, कबाड़ में बेचेगी, कुछ मिलेगा नहीं, है ना? तो बेटर विल बी कि क्यों ना अपने एम्प्लॉयज को ही उसको क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए, उनको दे दिया जाए। तो कोई एम्प्लॉय करे सर हमें दे दीजिए, ठीक है ले जाओ। बात समझे? और कई बार होता है सारे एम्प्लॉय का तो हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हम लिया, अब इतने सारे लोग आ गए, अब क्या करते हैं? तो क्या करेंगे, एक लेंगे बाउल, सबके नाम का चिट डालेंगे, है ना, और उसमें जिसका चिट निकल गया उसको दे देंगे। फेयर है ना? ऐसा होता है। जैसे मुझे याद है मेरे फादर बैंक में काम करते थे, उस टाइम पे क्या होता है, बैंक सब ना P4 थे, P4 सब हटाए जा रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर भी थे, कलर वाले कंप्यूटर भी थे, सब बेच रहे थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस सब 200 रुपए में और कलर वाला जो था वो 500 रुपए में। तो वो सारे एम्प्लॉयज पे हमको दीजिए, हमको दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, ये यूनियन बैंक गोलघर की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए, डिवाइसेस कम थे, तो उन्होंने चिट निकाला, तो चिट में सबके नाम पड़ गए। तो चिट जिसका इसका निकला उसको दे दिया गया। तो 500 रुपए में कलर और 200 रुपए में क्या, ब्लैक एंड व्हाइट। कूड़े का दाम ही तो है। उस टाइम पे भी वो वैल्यू बहुत कम थी, तो हमारे घर में आया था, ठीक है ना, 500 रुपए वाला। समझ गए ना? चला होगा 2 से 3 साल तो चल ही गया था, ठीक ही था। नहीं समझ में आया तो आपको सर ट्रांसफर कर दिया सर। अब आपको कैसे, आप परक्यूट की वैल्यू कैसे निकालोगे? तुम देखोगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काटने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आई है। तो अगर उसको डेप्रिसिएशन काटने के बाद उसकी वैल्यू सपोज करो 2,000 रुपए थी और तुमको 500 में दे दिया गया, तो तुमको फायदा कितने का हुआ? ये 1,500 रुपए तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा, ठीक। लेकिन अगर उसकी वैल्यू कुछ थी नहीं, कुछ भी नहीं थी, और तुमको 500 रुपए में दिया गया, तब कुछ परक्यूजिट है क्या? उसकी वैल्यू तो पहले ही नील हो चुकी है। अब तुमको 500 रुपए में दिया गया, तो ये तो कंपनी का फायदा हुआ और तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ सर, सामान मिला है तुम्हें, और क्या। तो ये होता है। तो दिस सेक्शन कवर गिफ्ट ऑफ एसेट। अगर कंपनी ने तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, फ्री में दे दिया, ले जाओ, ले जाओ तुम यूज करने के लिए, कोई इशू नहीं है ना। तो उस केस में क्या हो गया कि गिफ्ट माना जाएगा ना। क्या माना जाएगा? गिफ्ट। और गिफ्ट कोई करता है तो पैसा लेता है क्या? तो कंपनी ने तुम्हें फ्री में दे दिया यूज करने के लिए, ले जाने के लिए, ले जाओ। तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय गिफ्ट हो गया। या सेल भी हो सकता है। सेल कब कहा जाएगा? जब तुमसे कुछ पैसा ले लिया, तो सेल माना जाता है। तो या तो गिफ्ट हो सकता है या तो सेल हो सकता है। इन ऑल दीज केसेस डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट निकालना पड़ेगा। तो सवाल होता है डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिशिएट वैल्यू निकालो। अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ कट गया, मतलब तुमसे कुछ पैसा वसूला गया, तो उसको भी लेस कर देना। अब जो बचेगा वही होगा टैक्सेबल परक्यूजिट की वैल्यू। सवाल उठता है सर क्या दिया जा सकता है? एक तो हो सकता है कंप्यूटर तुमको दे दे, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दे, ले जाओ, पुराना हो गया, ले लो तुम, है ना। और क्या हो सकता है? मोटर कार। और क्या हो सकता है? अदर एसेट। अदर एसेट लाइक फर्नीचर, अलमीरा, ये सब हटाना है, रिमूव कर रहे हैं, है ना, उसकी जगह दूसरा ले आना है, तो ये सब भी हटा रहे हैं, ठीक। तो अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना? 50%। वो भी कौन सा मेथड? WDV मेथड, अकाउंट्स में पढ़े हो, घटते हुए मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगता है ना। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन निकालना। और यहां कह रहा है कंप्लीटेड ईयर इज टैक्सेबल। डेप्रिसिएशन 50% जो निकलेगा वो कंप्लीटेड ईयर का। अगर तुमने 4 साल 2 महीना यूज किया है तो 4 ही साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। 4 साल 6 महीना यूज हुआ है, 4 ही साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। 4 साल 9 महीना यूज हुआ है, 4 ही साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है, कंप्लीटेड ईयर। अगर ये लिखा होता पार्ट ऑफ द ईयर, क्या लिखा होता तो समझ जाते हैं कि 6 महीने, 6 महीने ज्यादा होगा तो 1 साल मान लेंगे, लेकिन पार्ट ऑफ द ईयर लिखा है क्या? नहीं, कंप्लीटेड ईयर। मोटर कार अगर आपको बेच रहा है, गाड़ी ये पुरानी हो गई है, कंपनी नई गाड़ी ले रही है और वो गाड़ी आपको हटा रही है, आपने ले लिया, तो ठीक है सर ले लो। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन काटना है? 20% डेप्रिसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। और किस मेथड से? WDV। सर ना कंप्यूटर है ना कार है, अलमारी हम लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से? 10%। वो सब फर्नीचर वाला वही है, सब 10% वाला, 10% डेप्रिसिएशन निकाल लो। और इस बार देखो, इस बार कौन सा मेथड है? इस बार ज्यादा WDV मत करना, सीधे सीधे SLM निकालना। सिर्फ कंप्यूटर मोटर कार के केस में हम किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं? WDV। बाकी केसेस में किस मेथड से? SLM। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। एग्जाम्पल मैं ऐसे दे देता हूं। सपोज करो कंपनी ने एक जो कंप्यूटर था 1 लाख का, कितने का? 1 लाख का, तुम्हें वो 3 साल के बाद दे रहा है 5,000 रुपए में। कितने में? 5,000 रुपए में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 लाख का जो कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा था, वो तुम्हें 3 साल के बाद दे रहा है कितने में? 5,000 रुपए में। तो बताओ परक्यूजिट की वैल्यू क्या होगी? तुम्हारी सैलरी में कितनी वैल्यू ऐड होगी? समझ में आया है? तो 1 लाख का कंप्यूटर कंपनी ने खरीदा था 3 साल पहले, और 3 साल बाद तुमको वो दे रहा है कितने में? 5,000 रुपए तुमसे लेके दे रहा है। तो तुम्हारी परक्यूजिट की वैल्यू क्या है? 1 लाख के ऊपर पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालो। पहले साल कटेगा डेप्रिसिएशन कितना? 50%। कंप्यूटर है ना, किस परसेंट से कट? पहले साल कटेगा 50%, 50,000 रुपए कट गया सर, बचा कितना? अगले साल फिर 50% घटे हुए मूल्य पे 25,000, फिर अगले साल 25 से बचा, अगले साल फिर कट गया, बची कितनी वैल्यू? अब ये 12,500 की चीज तुमको कितने में मिली? 5,000 पर। तो परक्यूजिट की वैल्यू 7,500, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। सपोज वो कंप्यूटर तुमको फ्री में दे देता, ले जाओ, तब कितना ऐड होता? तो पूरा 12,500 रुपए ऐड होता। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे निकालते हैं सर। कार है तो उस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से निकालोगे? 20% के रेट से डेप्रिसिएशन, घटते हुए मूल्य पे। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये कुछ हद तक समझ में आया। कंपनी परचेज्ड, 1 मई को लैपटॉप खरीदा था, कितने का? 40,000 का। वॉज गिफ्टेड टू एम्प्लॉय। गिफ्टेड टू एम्प्लॉय कुछ नहीं लिया, पैसा फ्री में दे दिया। 1/8 को पहले तो आपको निकालना होगा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर क्या है, देन जाके परक्यूजिट की वैल्यू निकालना होगा। सही है कि नहीं सही है? तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, इतने से इतने समय के बीच में कितने साल कंप्लीट हुआ? 1 मई 2012 से लेकर के 1 मई 2012 से लेकर, ये मई है ध्यान रखना, से लेकर के कब तक होगा? 30 अप्रैल 2013 तक पहला साल हुआ। फिर 1 मई 2000 कितना होगा? 13 से लेकर के कितने तक? 30 अप्रैल 2000 कितना हुआ? 2 साल हो गया। अब फिर इसके बाद हालांकि कब तक चलिए देखो, कितना समय हुआ और जोड़ो, 4 महीना और, तो 2 साल 4 महीना, 2 ईयर 4 मंथ्स, कितने हो ना? 12 13 13 14, ठीक है। तो कितने साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे? 2 साल का। कंप्लीटेड ईयर से मतलब है तुम्हें। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या? 40,000 है ना सर? क्या है ये? लैपटॉप है। पहले साल का डेप्रिसिएशन 50% काट दो, 20,000 बचेगा, फिर 50% 10,000 बचेगा। तो परक्यूजिट की वैल्यू आ गई कितनी? वो जवानी लग गया। 40,000 का पहले साल 50% काट दो, 20,000, 20,000 का फिर 50% काट दो 2 साल का, हो गया 10,000। तो 10,000 आपकी परक्यूजिट की वैल्यू हो गई, है ना? तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है एज्यूम दैट जो लैपटॉप आपको बेचा गया है 6,000 में, मान लो 10,000 की चीज फ्री में नहीं दी गई है, आपसे 6,000 लिया गया है, तब बताओ परक्यूजिट की वैल्यू कितनी आएगी? सही है?
10,000 में 6,000 माइनस कर लो, तो काट ही लो, तो कंपनी ने ले ही लिया, तो तुम्हें फायदा 4,000 का है। कंपनी परचेज फर्नीचर 1/11 को, और तुम्हें दे दी कब? एम्प्लॉय को 50,000 में बेच दिया। फर्नीचर है सर, 10% डेप्रिसिएशन, SLM मेथड, 10,000 है। अब पहले टाइम देखो कब तक दिया, यूज किए तुम 1 जनवरी से पूरा दिसंबर 2011 पूरा, 2012 पूरा, 2013 पूरा, 3 साल। कितने साल यूज हुआ? 3 साल, 9 महीना, 9 महीने नहीं, 8 ही महीना हुआ। 1 को तो हटा ही दो, यानी 3 साल 8 महीना यूज किए हो, तो कितने समय का डेप्रिसिएशन निकालेंगे? 3 साल, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। तो 10% 1 लाख का कितना होता है? 10,000। तो हर साल 10,000 रुपए काट लो, तो 3 साल का 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन कट गया। तो 1 लाख पे 30,000 गया, तो कितना बचा? 1 लाख पे 3 साल का डेप्रिसिएशन, तीनों साल का कितना होगा? SLM मेथड है सर, कितना आएगा? तो 70,000 की चीज तुमको कितने में दे दी गई? फायदा कितने का हुआ? सैलरी में कितना ऐड होगा? दैट्स इट। क्लियर हो गया सबको? ये सॉल्व किया है इन्होंने, ऐसे आप ये सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो। ये है सॉल्यूशन, और ये जो अभी भी सॉल्व किया, 70,000 थी ना, पर क्यूज की वैल्यू कितनी आई थी? 20,000। तो सॉल्यूशन भी पीछे दिया है, आप आराम से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ ऐसे परक्यूजिट्स होते हैं जो सबके लिए टैक्सेबल नहीं होते, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होते हैं। किसके लिए? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय समझते हैं ना? तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बताया था मैंने, या आप कंपनी के डायरेक्टर हो, या आप कंपनी में ना 20% वोटिंग राइट्स रखते हो या शेयर्स रखते हो, या फिर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा हो, तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हो। तो कुछ ऐसे परक्यूजिट्स होती है। द प्रोविजन कवर 5 परक्यूजिट विच कैन बी आइदर मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी कैसे होती है सर? परक्यूजिट तो फैसिलिटी के रूप में होती है, मॉनेटरी कहां होती है? अरे सर मॉनेटरी होती है, जिसे कंपनी ने कहा ना, जाओ हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना अपने हिसाब से, और फिर बिल दिखाना, हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट दे रहा है ना वो, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में माना जाता है। और एक होता है कि तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ही कर दिया, कंपनी ने ही पैसा दे दिया, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ा, तो वो क्या है? हो गया नॉन मॉनेटरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहा है कि मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी फ्री फैसिलिटी, दे आर मॉनेटरी, दे आर टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। अगर कभी भी मॉनेटरी परक्यूजिट होता है तो वो सबके लिए टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है तो सिर्फ टैक्सेबल होगा किसके लिए? अब जो हम 5 परक्यूजिट डिस्कस कर रहे हैं, वो 5 परक्यूजिट अगर मॉनेटरी के रूप में मिली है तो सबके लिए टैक्सेबल है, और अगर नॉन मॉनेटरी के रूप में मिली है तो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, आपकी सैलरी में ऐड होगा। ये है वो 5 परक्यूजिट्स। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉयज चिल्ड्रेन, जिसकी फीस कितने से ज्यादा है? 1,000 से ज्यादा। यूज ऑफ मोटर कार, प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, कंसेशनल रेट टू द एम्प्लॉयज और फैमिली। सारे परक्यूजिट समझ में आया? पहला परक्यूजिट तो बहुत क्लियर है, सर्वेंट की फैसिलिटी। तो एक दो हो सकता है, पहला कंपनी ने सर्वेंट भेजा हुआ, सर्वेंट को पैसा कौन देता है? कंपनी सीधे देती है। बताओ मॉनेटरी हुआ कि नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी परक्यूजिट हुआ कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट हुआ? नॉन मॉनेटरी हुआ। सर्वेंट को पैसा कौन दे रहा है? आप नहीं ना दे रहे हो। और अगर कंपनी कहती है सर्वेंट रख लो और जो देना हमसे रिम्बर्स कर लेना, तो क्या होता है? मॉनेटरी हो गया होता कि तुम सर्वेंट रखते, फिर उसका बना के कि सर सर्वेंट को इतना पैसा देते हैं, रिम्बर्स कर दिए, तो कंपनी आपको रिम्बर्स कर रही है, तो वो क्या होता है? वो मॉनेटरी हो गया होता। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो यहां लिखा है रिम्बर्स ऑफ सैलरी ऑफ सर्वेंट, लिखा है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? मॉनेटरी परक्यूजिट्स। क्लियर? अगला ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इसमें लिखा है सर्वेंट में गार्डनर भी हो सकता है, स्वीपर भी हो सकता है, वॉचमैन भी हो सकता है। सही है ना?
तो इनके फैसिलिटी कर दी है। अभी जाओ कुलपति निवास पे चले जाओ, डीएम के आवास पे चले जाओ, बाहर एक वॉचमैन भी बैठा रहता है। फिर उनका बड़ा सा गार्डन होता है, उसको गार्डन के सही है ना, वो भी गार्डनर भी है, गार्डन सही करता रहता है। बाकी और नौकर भी लगे पड़े रहते हैं, सही है ना। उन सबका पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है सीधे। तो क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी। बात समझे? आपकी सैलरी में ऐड होगा कि नहीं होगा वो देख लेना। बात समझे कि नहीं समझे? अब यार उनकी सैलरी 50,000 से तो ज्यादा ही होती होगी, तो सैलरी में ऐड होने वाला है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। लेकिन अगर कंपनी ने कहा था नौकर रख लो, पैसा रिम्बर्स करा लेना, रिम्बर्स मतलब समझ गए ना, कि पहले आप दे देना फिर हमसे पैसा हम ले लेना। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई भी सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? कि आपको ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना, कंपनी बिल पे। आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देगी? कंपनी। गैस सप्लाई होती है आपके घर में, है ना, गैस का भी बिल कौन दे देगा? कंपनी, है ना। वाटर सप्लाई वो भी कंपनी। तो ऐसे केस में ना अगर रिम्बर्स हो रहा है तो मॉनेटरी हो गया, नॉन रिम्बर्समेंट है तो नॉन मॉनेटरी है। एजुकेशन फैसिलिटी समझ गया ना एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय के बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल गया, जैसे रेलवे स्कूल है रेलवे वालों का, रिलायंस का स्कूल है रिलायंस कंपनी का, तो तुम रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो, रिलायंस कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, कैसे बच्चों की पढ़ाई, कहते कोई नहीं, रिलायंस का स्कूल है उसी में डाल देना, कोई फीस नहीं देनी है तुम्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट। रेलवे के एम्प्लॉय हो, रेलवे वाले का ट्रांसफर होता है तो रेलवे स्कूल में दाखिला मिल जाता है उन्हें। फीस देना है? नहीं नहीं, कोई फीस नहीं देना। अगर वहां की फीस 1,000 से कम है तब तो आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होगा। लेकिन वहां की फीस जो कॉस्ट है रेलवे स्कूल का या फिर उस रिलायंस स्कूल का फीस अगर 1,000 से अधिक है, बात जरा समझना, तब तो आपके लिए परक्यूजिट है, तब आपकी सैलरी में ऐड होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो स्कूल की कुछ फीस होती होगी ना सर। मोटर कार की फैसिलिटी आपको दिया गया है, सारा मोटर कार का जो भी खर्चा वर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी। तो कंपनी उठा रही है तो आपकी सैलरी में कुछ ऐड होगा? सारा खर्चा भाई गाड़ी मिली है कंपनी की तरफ से, सारा खर्चा कंपनी उठा रही है, आपको कुछ नहीं देना, तेल का ना सर्विसिंग का ना ड्राइवर का। तो मॉनेटरी हुआ कि नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। और कंपनी ने कहा ठीक है कहीं से कार ले लो और जो तेल वोल का पैसा हुआ करे कंपनी से रिम्बर्स कर लिया करो, ड्राइवर का पैसा कंपनी से रिम्बर्स कर लिया करो। अब ये क्या हो गया? मॉनेटरी हो गया। तो कार का वैल्यूएशन कैसे करता है विल डिस्कस, आगे हम लोग को डिस्कस करना है, उसको हम लोग करेंगे। अभी मतलब समझ लो कि कार की फैसिलिटी अगर नॉन परक्यूजेट है तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, और अगर मॉनेटरी है तो सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड। प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, वही है घूमने फिरने के लिए। कंपनी ने तुम्हारा टूर पैकेज कर दिया तुम्हारी पूरी फैमिली का, जाओ घूम के आओ 4-5 दिन, है ना। होटल वोटल सारी बुकिंग हो गई है, बस आपको बस एंजॉय करने जाना है, जाइए। तो आपका खर्चा किसने उठाया? कंपनी ने। और एक होता है कि ठीक है जाइए घूम लीजिए, खर्चा वर्चा करिएगा वो रिम्बर्स करा लीजिएगा कंपनी से। क्या करा लीजिएगा? कंपनी से रिम्बर्स करा लीजिएगा, ऐसा भी होता है। तो ध्यान रहे, यहां पे साफ साफ लिखा है ये सारे परक्यूजिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है, और ये ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसे कहते हैं यहां पे लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी वाली बात थी, एजुकेशन फैसिलिटी अगर कितने तक है, 1,000 रुपए तक है, देन इट इज एग्जाम्प्ट। रेलवे स्कूल में जो पढ़ रहा है बच्चा, उस रेलवे स्कूल की फीस है 800-900 रुपए, तो आपकी सैलरी, आपके परक्यूजिट है ही नहीं सर, आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होने वाला, क्योंकि स्कूल किसका है? एम्प्लॉयर का खुद का है। लेकिन वहां की फीस अगर 1,000 से ज्यादा है देन द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। सपोज रेलवे स्कूल की फीस कितनी? 1,800 रुपए महीना, तब तो सर 1,800 रुपए परक्यूजिट है, क्योंकि आपसे कंपनी तो ले नहीं रही है और आपका बच्चा पढ़ रहा है फ्री में। तो 1,800 रुपए आपका लिए क्या हुआ? परक्यूजिट ही तो हुआ, बेनिफिट ही तो हुआ आपका, आपकी सैलरी में ऐड होने वाला पर्सनल बेनिफिट। ये मत सोचेगा 1,800 है तो 1,000 रुपए माइनस कर लेना, ऐसा ना करना। और कितने बच्चों के लिए? सिर्फ 2 बच्चों के लिए, यहां नहीं मेंशन है, पर ध्यान रहे सिर्फ 2 बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए, ठीक है।
यहाँ पे समझाया है एजुकेशन फैसिलिटी अगर 1100 रुपए देन द होल 1100 इज टैक्सेबल। ये नहीं कि बैठ के 100 रुपए टैक्सेबल करना। ओनली गैस वाटर सप्लाई इज टैक्सेबल। मोबाइल फोन टेलीफोन कंपनी ने आपको दिया, ले जाओ। मोबाइल टेलीफोन कंपनी की तरफ से मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत से जॉब्स में मिलता है। तो आपकी सैलरी में कुछ ऐड होगा, परक्यूजिट एग्जाम्प्ट है। क्यों बता सकते हैं? क्यों मोबाइल जो दे रहा है वो आपकी सैलरी में क्यों नहीं ऐड होने वाली है? क्यों उसको परक्यूजिट नहीं माना जा रहा है? ऑफिशियल यूज है, पर्सनल यूज कहाँ है सर? जब मन गए फोन तो लगा देते हैं और कहते हैं स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। पर्सनल फोन है, स्विच ऑफ हो सकता है, ये फोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, हमेशा चार्जिंग में लगाए रखना, मतलब चार्ज रहना चाहिए। चलिए, द ऑल ऑफ द अबव केसेस कॉस्ट टू द एम्प्लॉइज टैक्सेबल। कंपनी की जितनी कॉस्ट होगी वही आपकी सैलरी में ऐड होगी। अगर कुछ भी अमाउंट तुमसे रिकवर किया तो उसमें से क्या कर लेना, माइनस। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, 1800 रुपए फीस है, तो भाई सैलरी से 500 रुपए काट लिया। 1800 फीस है, 500 काट लिया ना, तो फायदा कितने का हुआ? 1300 रुपए का सैलरी में ऐड कर लेना, 1300। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। कर लेंगे, विल ट्राई। ये वाला मॉनेटरी परक्यूजिट्स है, सर्वेंट का बिल, गैस, टेलीफोन, ये सब दिया हुआ है। स्कूल की फीस कितनी है, सैलरी में ऐड होगा? थोड़ा सा और है, ये इस बार क्या है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट एग्जाम्पल है ना? क्या है, एज्यूमिंग दैट ही इज अ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर हो गया तो वो क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कौन सा है, मोटर कार। बस यही लास्ट है, इसके बाद हम लोग को परक्यूजिट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, परक्यूजिट लगभग ओवर हो जाएगा और फिर आगे का टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। दैट मीन्स मोटर कार है कि कार की फैसिलिटी अगर कंपनी देती है, ज्यादातर कंपनियों में कार की फैसिलिटी मिलती है, प्लस कभी कभी क्या होता है, टू व्हीलर भी होता है, ठीक है ना? और कंपनी क्या करती है, कई बार आपको शेयर्स दे देती है ना? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसको क्या बोलते थे याद है? बताया था हमने, स्वेट। स्वेट मतलब पसीना होता है, स्वीट नहीं लिखे है, मीठा नहीं है। यहाँ पे क्या स्वेट है, पसीना बात है। ये स्वेट इक्विटी मतलब जो एम्प्लॉयज मेहनत कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट किया जाता है, उसको स्वेट इक्विटी कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर्स, लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी, और यहां पे दिया हुआ है परक्यूजिट एग्जाम फॉर ऑल। अगर ये सारे परक्यूजिट मिल रही है, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होने वाला, सब क्या है, एग्जाम। तो आप लोग क्या करिएगा, कुछ नहीं, बस इसी को पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट, कि कौन से परक्यूजिट्स हैं जो सारे एम्प्लॉयज के लिए क्या होते हैं, एग्जाम। आपकी सैलरी में ऐड होने वाला नहीं है अगर इस तरह की कोई भी परक्यूजिट तुमको मिलती है तो, ठीक। तो बस अगला टॉपिक क्या है, प्रोविडेंट फंड। तो ट्राई करेंगे कल कि कल परक्यूजिट पूरी तरह से ओवर हो जाए, ताकि अब हम अगला टॉपिक की तरफ जाए, यानी फोर्थ पॉइंट की तरफ, कंपुटेशन के। तो कंपुटेशन का फोर्थ पॉइंट क्या था, पीएफ। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो कंपुटेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो परक्यूजिट्स के बाद अगला क्या है, पीएफ ही है, वही पढ़ना है, ठीक। सो जैसे पीएफ कंप्लीट होगा हमारा सैलरी कंपुटेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो आज का भी टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो परक्यूजिट की वैल्यू कैलकुलेट करना आई थिंक आसान है। द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट विल लर्न टुमारो।